फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक टॉपिक के बारे में, दैट इज़ पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी, और किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी को समझने के लिए हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया था वो था डाइपोल मोमेंट, राइट। डाइपोल मोमेंट जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करोगे। अब मामला आता है भाई कि डाइपोल मोमेंट म्यू जो है उसकी वैल्यू अगर किसी केस में 0 आ रही है तो समझ लीजिए कि आपका जो कोवलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। और अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो कोवलेंट कंपाउंड पोलर है। अब डाइपोल मोमेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही कोवलेंट कंपाउंड आपका ज़्यादा पोलर होगा। उसके बाद हमने बात किया लास्ट क्लास में कि डाइपोल मोमेंट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। जो दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम हैं उनके ऊपर कितना चार्ज अपीयर होगा, उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होगा, और उनकी रिलेटिव ज्योमेट्री एक दूसरे के रेस्पेक्ट टू वो कहाँ मौजूद होंगे, सो उनकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 3 फैक्टर्स बहुत एसेंशियल हैं जिनके ऊपर हम 1 बाय 1 बात करेंगे, राइट। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने बताया कि भाई मान लीजिए ये दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है, ए और बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर -q चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर +q चार्ज आ रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है, राइट। सो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू q इंटू डी, राइट। ये एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है, राइट। उसके बाद इफ चार्ज जो है Q वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी, अब फिर बता देंगे। और दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम हो, राइट। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 मीटर is equal to 10⁻8 centimeter. So dipole moment mu is equal to q into d. So now q is equal to 10⁻10 ESU, right, and d is equal to 10⁻8 centimeter. So mu is equal to 10⁻18 ESU centimeter, and this 10⁻18 ESU centimeter is represented as 1 dBi से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ओके। सो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, इस पूरी डाटा को नाम दिया गया है 1D। D का मतलब डेबाई, तो आप समझिए 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू आया है इसी को नाम दिया गया है 1D। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो दैट इज D इज इक्वल टू DBY, DEBYE। सो दिस इज DBY, राइट। तो कोई पूछे भाई 1 DBY किसके बराबर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1 DBY इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, राइट। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्योंकि क्यू चार्ज की यूनिट है, इसमें और कूलाम में क्या रिलेशनशिप होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था, ओके। और लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था भाई कि 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। दिस इज द रिलेशंस। सो इतना ESU जो है वो इतने कूलाम के बराबर होता है, ये इनके बीच में रिलेशन है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आप सबको पता है। सो 1 ESU निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। 1 ESU इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम अपॉन 4.8 इंटू 10⁻10, और आप इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज़ 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम।
So 1 ESU, 1 electrostatic unit is equal to 3.335 into 10 raised to power minus 10 कूलाम। ये रिलेशन आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद बात आता है भाई कि 1 डिवाई, जिसको आप लोग लिख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 10 रेज टू पावर माइनस 10 ESU सेंटीमीटर, इसको कूलाम मीटर में बदलना चाहो तो 10 रेज टू पावर माइनस 10 ESU को आप कूलाम में लिखो 3.335 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 कूलाम, राइट। और 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहो सेंटीमीटर की जगह, सो 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। अगर आप इसको लिखते हो मैथमेटिकली, सो 3.335 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30, राइट, माइनस 30, 1 डिवाई 10 रेज टू पावर माइनस 18 है, ध्यान रखिएगा, पहले हमने लिखा था 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 18। सो इसको सॉल्व कीजिए आप, 10 रेज टू पावर माइनस 18 माइनस 2 और माइनस 30, राइट, इट इज़ इन कूलाम मीटर। सो अब हमारा पॉइंट क्या क्लियर हुआ, हमारा पॉइंट क्लियर हुआ 1 डिवाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 10 रेज टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर और 3.335 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। ये आपका पार्ट आ गया है, क्लियर हो गया। आप इसी पार्ट को यूं भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और कूलाम में क्या फ़र्क है आपको पता होना चाहिए। 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 ESU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम। ये दोनों रिलेशन आप ध्यान रखें, राइट। अब पहला मामला आता है भाई कि आप लोग मैथमेटिकल डाटा को यूज करके किसी भी कंपाउंड के परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करोगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, सीधा सा मामला है, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है। अब कोवलेंट कंपाउंड कोई भी है, उस कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयोनिक कैरेक्टर है वही उसकी पोलैरिटी तय करता है। यानी अगर कोवलेंट कंपाउंड में मोर आयोनिक कैरेक्टर होगा, जितना आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, सीधा सा मतलब है उतना ही वो ज़्यादा पोलर होगा, उतना ही उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ध्यान दीजिए, एंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज वेरी सिंपली कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयोनिक कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयोनिक कैरेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 100% आयोनिक कैरेक्टर के लिए डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अब प्रश्न आता है कि 100% जो आयोनिक कैरेक्टर है उसके डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे वो फॉर्मूला क्यू इंटू डी होगा। और ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, ये आपको गिवन मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में। ऑब्जर्व्ड जो है, जो ऑब्जर्व किया गया है वो आपको गिवन मिलेगा। और 100% आयोनिक कैरेक्टर होता तो क्यू इंटू डी का निकालोगे, और क्यू इंटू डी के अंदर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए 100% आयोनिक कैरेक्टर के लिए जो क्यू है, राइट, वो कितना यूज करोगे आप, चार्ज, दैट इज 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 ESU। अगर डिस्टेंस आप लेके चले हो किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, या फिर 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम, अगर डिस्टेंस आप किसको लेके चले हो, मीटर, क्योंकि आप सबको पता है ये एक दूसरे के बराबर है, हमने पहले भी पढ़ा था, ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे ही कि 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 ESU
किसके बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर है। तो बस ये ध्यान रख लेना कि 100% आयोनिक करेक्टर के लिए जब क्याऊ इंटू डी लगाओ तो क्याऊ क्या रखोगे। अगर क्वेश्चन आपका ESU सेंटीमीटर में चलना है तो फिर सीधा सा मतलब है आप 4.8 इंटू 10⁻10 ESU रखोगे क्याऊ की जगह। अगर कूलाम मीटर में रखना है तो 1.6 इंटू 10⁻19। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि एक आयोनिक कंपाउंड है, राइट, HCl कोवलेंट कंपाउंड, ध्यान दीजिए, नॉट आयोनिक, कोवलेंट कंपाउंड HCl, ओके, राइट, एंड ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, इट्स डाइपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व किया गया है दैट इज 1.07 डेबई, राइट। और बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो लंबाई है, जो डी है, बॉन्ड लेंथ दैट इज गिवन 1.275 एंगस्ट्रॉम। सो क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। कैलकुलेट करना है आपको परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। तो आप सबको पता है भाई कि परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे। बोलिए परसेंटेज आयोनिक करेक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर को सॉल्व करने का फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयोनिक करेक्टर है। फॉर्मूला पूरा लिख लें। अब ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट आपके लिए गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1.07 डेबई। और 100% डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आप लोग इस्तेमाल करोगे क्याऊ इंटू डी, राइट। क्याऊ चार्ज आप लोगों को पता है डेबई है, और डी जो है उसको अगर सेंटीमीटर में लेना है तो फिर आप क्या करोगे, क्याऊ 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड 1.275 एंगस्ट्रॉम को अगर आप सेंटीमीटर में बदलते हो तो 275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, याद करिए, ठीक है भाई। सो दैट इज 1.275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा भाई 6.12 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और आप सबको पता है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर को ही डेबई कहा गया था। सो 6.12 डेबई। सो अब आपका मामला आ गया परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। आप ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट लोगे, डाइपोल मोमेंट 100% आयोनिक करेक्टर, और परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू 1.07 डिवाइड बाई 6.12 डेबई, और परसेंटेज आयोनिक करेक्टर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा यू विल गोट द मैथमेटिकल वैल्यू इज 17.48%। यह आयोनिक करेक्टर है भाई। अब आपसे पूछे कि जब किसी कोवलेंट कंपाउंड में इतना आयोनिक करेक्टर है, परसेंटेज आयोनिक, तो कोवलेंट कितना होगा भाई, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्याऊ क्या पुट करोगे। वो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्याऊ क्या पुट करना है, राइट। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं भाई, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालना है ऑफ HF मॉलिक्यूल, राइट, जहां पर डिस्टेंस जो है वो 0.92 एंगस्ट्रॉम है और डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज 1.78 डेबई है। सीधा सा मतलब है ये ऑब्जर्व्ड है। अब मामला आ गया भाई परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का फॉर्मूला। आप सबको पता है
ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर। अब ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट तो आपको पता ही है बच्चों कितना है, 1.78 डेबाई है, और जो आपका म्यू है वो किससे निकलेगा, क्याऊ इंटू डी से निकलेगा। क्याऊ 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU है, और डेबाई डिस्टेंस जो है वो यहाँ 0.92 एंगस्ट्रॉम है, सेंटीमीटर में बदलिए, 92 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सो आप जो भी सॉल्व करोगे इसको, यू विल गॉट ए वैल्यू 4.416 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब आप सबको पता है कि 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को ही हमने क्या नाम दिया था बच्चों, उसे ही हमने डेबाई कहा था। सो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, दैट इज 4.416, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही है, वो ऊपर भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, राइट। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी दैट इज यहाँ आ गया 40.3%। अब आयोनिक कैरेक्टर आ गया है, कोई आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को लेकर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में चले, एक क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट फॉर लिथियम हाइड्राइड इज इक्वल टू 1.962 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। इंटर आयोनिक डिस्टेंस डी, दोनों के बीच में 0.1592 नैनोमीटर, दैट इज ओके। आपसे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पूछा है, तो पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो डी है इसकी यूनिट को लेकर अपना पॉइंट क्लियर कीजिए, राइट। दैट इज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, राइट। 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻⁻10 मीटर, and 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁻9 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना हो तो और 100 से कर दो, यहाँ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये कर दो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ज़रूरी है आपके लिए इसको जानना। अब बात आती है, क्योंकि यहाँ कूलाम मीटर में था, अब फिर वही परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयोनिक कैरेक्टर एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट यहाँ क्लियर है, 1.962 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। अब यहाँ जो डाइपोल मोमेंट आपको लगाना है वो कूलाम और मीटर में लगाना है, सो क्याऊ इंटू डी, डी मीटर में होना चाहिए। अब डी कितना दे रखा है यहाँ, 0.1592 नैनोमीटर, और मीटर में रखना है सो 10⁻⁻9 मीटर। क्याऊ जो है वो यहाँ कितना पुट करना है सबको पता है। अब कूलाम में लेना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आपको यूज करना है। पॉइंट क्लियर हो गया। सो क्याऊ आपके पास आ गया, डिस्टेंस आपके पास आ गया, और अब आप इसको सॉल्व कीजिए। कूलाम है क्याऊ इंटू डी, क्याऊ इंटू डी जब आप सॉल्व करोगे, सो दिस वैल्यू इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0.1592 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। ऊपर भी कूलाम मीटर है, नीचे भी कूलाम मीटर है। वैल्यू पुट कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो क्या आ गया, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट गिवन था 1.962 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, राइट। फॉर 100% आयोनिक कैरेक्टर इट इज 0.1592 इंटू 10⁻, मैथमेटिकली आपने सॉल्व किया था, राइट। म्यू आयोनिक
जब आपने इसको सॉल्व किया था, सो दैट इज़ नॉट इक्वल टू, हमने क्या किया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 0.1592 का मल्टीप्लाई किया था। ये कैलकुलेशन थोड़ा ठीक नहीं है, वैसे भी पता 10⁻⁹ और -19 -28 तो ये सीधा ही हो रहा था। दिस वैल्यू इज़ 2.55 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। सो इसको भी ठीक कीजिए, 2.55 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, और परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट ए मैथमेटिकली वैल्यू 76.94 सो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट के ऊपर जा सकते हो। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। तो आप लोगों के लिए अगर क्वेश्चन गिवन है तो बहुत आसान सा मामला है। अब मामला आके रुक गया भाई डाइपोल मोमेंट में ज्योमेट्री का क्या रोल है, राइट, कि कैसे किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री जो है वो आपके डाइपोल मोमेंट को तय करेगी। तो सबसे पहले जहाँ ज्योमेट्री का मामला नहीं है, जैसे HF, HCl, HBr और HI। अब आप ध्यान दीजिए, पहले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो पोलैरिटी भी ज़्यादा है। HF ज़्यादा पोलर है किससे, HCl से, उससे कम HBr और उससे कम HI। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको जो हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी के बराबर होता है। अब क्योंकि Q भी बढ़ रहा है और D भी बढ़ रहा है, क्लियर हो गया, लेकिन डिस्टेंस प्रीडोमिनेंट नहीं है। आप ध्यान रखिए, डिस्टेंस प्रीडोमिनेंट नहीं है, और Q की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही, चेक कीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF में सबसे ज़्यादा है, राइट, एक मिनट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबको पता है, ये 2.1 है और ये 4.0 है, ये 2.1 है और ये 3.5 है। अब बताइए भाई कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पहले केस में ज़्यादा है तो सीधा सा मतलब है Q पहले में ज़्यादा होगा, Q अगले में कम होगा, Q घटता जा रहा है, राइट। तो अगर थ्योरेटिकली जाओगे तो रिजल्ट नहीं तय कर पाओगे, लेकिन आपको प्रीडोमिनेंट किसको मानना है, Q को ही मानना है कि डिस्टेंस भी बढ़ रही है लेकिन वो प्रीडोमिनेंट नहीं है, चार्ज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और चार्ज पहले पर ज़्यादा है, दूसरे में कम है और कम है और कम है। सो HF सबसे ज़्यादा पोलर, HCl, HBr और HI, राइट। हम लोग सीधे बहुत सारे बॉन्ड के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब आ जाता है रोल किसका, ज्योमेट्री का, कि कैसे ज्योमेट्री किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट को समझा पाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे CO2 वर्सेस SO2। ज्योमेट्री बनाइएगा CO2 की, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ CO2 एंड दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ SO2। दिस इज ए लोन पेयर, दिस इज ए डबल बॉन्ड और दिस इज ए डबल बॉन्ड, राइट। अब मामला आ गया भाई किस पॉइंट को लेकर, पोलैरिटी को देखते हैं, चेक करते हैं। आप सबको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, एरो ऐसे ही लगेगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा उसकी तरफ एरो है, दूसरी तरफ से लोग, और ये है। और आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सो डाइपोल मोमेंट इज 0। CO2 इज नॉन पोलर। दो कोवलेंट बॉन्ड होने, दो पोलर बॉन्ड हैं, ये भी पोलर बॉन्ड है ये भी पोलर, फिर भी पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, SO2 में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोमेंट इधर होगा। लेकिन SO2 में जो है लोन पेयर हमेशा रिपल्सन शो करता है, उसका पार्ट अलग है। अब ये डायरेक्शन भले ही अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं है तीनों का। अब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो सीधा सा मतलब है डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल अगर कैंसिल आउट कर देते तो फिर आपका ये भी नॉन पोलर हो जाता। और अच्छे समझने के लिए ये देखिए, BH और BH से भी बढ़िया एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, SO3 वर्सेज SO2।
SO2, SO3, ओके ओके और ओके, राइट। SO3 का बना दिया हमने ज्योमेट्री। अब मामला आता है भाई SO3 की ज्योमेट्री बनाने के बाद अब आप SO3 में इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे भाई कि तीनों जो हैं बॉन्ड वो आपके एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, ये भी और ये भी, राइट। SO2 के अंदर एक लोन पेयर मौजूद है, राइट, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज ओके। इसमें ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग है और ये शिफ्टिंग है। पहले वाले केस का अगर वेक्टर देखो तो तीनों एक दूसरे को, एक चीज को तीन अलग अलग डायरेक्शन से इस तरह से इक्वल एंगल पर खींचा जाएगा तो वो किधर भी मूव नहीं करेगी। ध्यान दीजिए SO3 डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन SO2 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, क्योंकि या तो उन दोनों का रिजल्टेंट ज़्यादा होगा या सीधा सा मतलब लोन पेयर का रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, राइट। लोन पेयर और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। सो SO3 और SO2 का केस क्लियर होना चाहिए आपके लिए, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एक क्वेश्चन करते हो BH3, ओके, ध्यान दीजिएगा BH3 को कंपेयर करते हो आप NH3 के साथ और NF3 के साथ, NH3 और NF3, ध्यान दीजिए BH3, NH3 एंड NF3, ज्योमेट्री बनाना अब आपको आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BH3 के केस में ये क्लियरली अपीयर हो रहा है भाई कि तीनों एक दूसरे पर, बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन ज़्यादा, तीनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट 0 है रिजल्टेंट। NH3 के केस में लोन पेयर अवे, नाइट्रोजन ज़्यादा और नाइट्रोजन ज़्यादा, सब एक डायरेक्शन में है तो हाई पोलैरिटी है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा और हाई पोलैरिटी है भाई, हाई पोलैरिटी। NF3 के केस में लोन पेयर अवे है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ है, तो इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर वाले का अपोजिट है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा लेकिन लेस पोलर होगा। तो पोलैरिटी की बात करें, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो BH3 का तो 0 है और NH3 और NF3 के केस में अगर आप बात करते हो तो सीधा सा मतलब है भाई किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होगा, ओके। और समझते जाइए ज्योमेट्री का बड़ा रोल है, कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, CH4 और CH3Cl। CH4 में सभी एंगल इक्वल हैं, इक्वल फोर्सेज है, राइट, सब एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट 0 होगा, राइट। लेकिन CH3Cl में एक बॉन्ड जो है वो इक्वल नहीं है, सीधा सा मतलब है कि एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ये इधर है, ये क्लियर हो गया, क्लोरीन की तरफ, राइट, और CH लिखना है मुझे, यहाँ भी H लिखना है, यहाँ भी H लिखना है, ये इधर है, ये इधर है, रिजल्टेंट कुछ भी होगा लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। CH4 नॉन पोलर है और CH3Cl आपका पोलर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्योमेट्री का बड़ा रोल था, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, CH4 की और NH3 की, सो CH4 जहाँ भी सभी एंगल इक्वल नज़र आए, अपोजिट हों, तो समझ लो भाई वहाँ डाइपोल मोमेंट 0 है। लेकिन NH3 जो है उसमें तो लोन पेयर है, H है और H है, तो अब क्लियर है भाई, लोन पेयर अवे दिखाएगा,
नाइट्रोजन की तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। सो डाइपोल मोमेंट इस केस के अंदर जीरो नहीं होगा। पहले वाला डाइपोल मोमेंट जीरो नॉन पोलर है, और जीरो नहीं है तो सीधा सा मतलब है क्या है, पोलर है। सो पॉइंट क्लियर करके चलिए भाई, आप लोग किन किन मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हो। जहां भी सेम इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, सीधा सा मतलब है वहां डाइपोल मोमेंट जीरो है। सेम इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, सेम इफेक्ट होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सीधा सा मान के चलिए कि डाइपोल मोमेंट जो है वो आपको क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा। कैसे? फिर से नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री के हेल्प से समझिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल BeH2, BH और H, पॉइंट क्लियर है? ओके, सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, आप कंपेयर करिए। लेकिन एक बात आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के ऊपर चले जाइए, आपको एक बात क्लियर है कि दोनों लीनियर हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका जीरो मिलेगा। लेकिन हम लोग आयोनिक कंपाउंड की बजाय, क्योंकि BeH2 जो है वो स्टिल एक आयोनिक कंपाउंड, हम कभी पहले कोवलेंट कंपाउंड के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इज BH3। सो B है, H है, H है और H है, राइट। बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो एरो, बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एरो, बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एरो, डाइपोल मोमेंट जीरो है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BH3 के बाद CO2, जहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो है, C डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। सबको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट जीरो। CH4, सभी बॉन्ड अपोजिट है एक दूसरे के, 109.4 के ऊपर, राइट। पेपर पे भले ही कुछ भी बना ले, लेकिन वैस पर थ्योरी पढ़ के आए हो, राइट। सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल सबका इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट जीरो, राइट। CCl4, Cl, Cl, Cl एंड Cl, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज़्यादा है और क्लोरीन ज़्यादा है, सब अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट यहाँ भी जीरो होगा। लेकिन जैसे ही मामला अनइक्वल बॉन्डिंग का आता है, वैसे ही आप देखिए कि किस तरह से डाइपोल मोमेंट आपका बदल जाता है। सो दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? और पोलर मॉलिक्यूल को समझाने का काम कैसे करेगा, हमने पढ़ा भाई C, वेट फॉर ए मिनट, हमने देखा कि C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो, नॉन पोलर है। क्यों है नॉन पोलर? आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे सर इसलिए है नॉन पोलर, कैंसिल आउट। लेकिन अगर कहीं भी C डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड S हो, अब मामला बदल गया है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो पोलैरिटी में डिफरेंस आ गया है। अब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है आपका ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। कंपेयर करते चलिए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हुए। ठीक है, आगे हम कंपेयर कर रहे हैं भाई, अगर मान लीजिए कहीं भी आपका AB3 टाइप है, AB3 टाइप, सो A, B, B और B, ओके, और दूसरा AB2L है, तो इसका मतलब A है, B है, B है और L है, लोन पेयर है। अब आप सबको पता है भाई कि यहाँ पर तीनों अपोजिट फोर्सेज हैं, कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, लेकिन AB2L में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर अपना रिपल्सन शो करेगा। तो कैसे भी हो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, राइट। अभी हमने बात किया
CH4 की किसके साथ तुलना की, दोबारा से रिपीट करता हूँ, CH3Cl के साथ, सो CH पर H बिल्कुल इक्वलेंट एंगल 109.4, लेकिन CCl है, H है और H है, राइट। और डायरेक्शन कैसे आपको बताया, राइट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करके दिखाइए। नेट कुल 0, डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन अवे है और बाकी चीज़ें कार्बन की तरफ हैं ही, राइट। तो ऐसे केस में तो सबको पता है भाई, वेक्टर पढ़ के आए हो आप फिजिक्स में, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, पोलर होगा, ओके। और हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया NH3 और NF3 को लेकर, वहाँ से हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डाइपोल मोमेंट को लेकर, NH3 एंड NF3, राइट। और एक और ले लिया भाई NH3 NF3 के साथ BH3, तीनों एग्जाम्पल हमने अभी बात किया था। सो BH3 के केस में क्या हुआ, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट, डाइपोल मोमेंट 0। NH3 और NF3 के केस में क्या किया बेटा हमने, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, H है और H है। NF3 नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, F है और F है। सबको पता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले केस में नाइट्रोजन की ज़्यादा, लोन पेयर हमेशा आगे मिलेगा, नाइट्रोजन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा, एक ही डायरेक्शन में है, सो हाई डाइपोल मोमेंट है, राइट। यहाँ पर लोन पेयर की आवे है, लेकिन ये नाइट फ्लोरीन की तरफ है, ये फ्लोरीन की तरफ है, तो ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट करेंगे। सो दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है किससे, NF3 से। सो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट जिनके हेल्प से आप लोग डाइपोल मोमेंट को समझ सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों को आगे आगे बात करना है, राइट। अब प्रश्न आता है भाई कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, राइट, उसके ऊपर बात करना है, तो वो मैं स्पेशल अलग लेक्चर के अंदर आप लोगों को करा दूंगा, क्योंकि वो बहुत असेंशियल पार्ट भी है, राइट। कोवलेंट कैरेक्टर आयोनिक कंपाउंड में कितना होता है, कैसे समझ में आएगा, द इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, राइट, कि किसका डाइपोल मोमेंट को किस तरीके से कंपेयर कर रहे हो। तीनों चीज़ों पे फोकस है, क्या पे, डी पे और ज्योमेट्री के ऊपर, ये 3 असेंशियल पार्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।